हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक मौर्योत्तर काल के बारे में। तो देखिए, कल हमने मौर्य वंश को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था और कल की क्लास में हमने पढ़ा था सम्राट अशोक के बारे में और उसके साथ ही मौर्य वंश की समाप्ति हो गई थी। और अब हम पढ़ने वाले हैं आगे के जो हमारे टॉपिक हैं, यानी मौर्य वंश के जो बाद का समय है उसे ही मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। और उसमें जो भी वंश हुए उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो देखिए, जो रेड वाला पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ये सभी क्लासेस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारे टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से जो प्लेलिस्ट होगी वहाँ से इन लेक्चर्स को देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर वंश के बारे में। तो देखिए क्या हुआ, जब यानी मौर्य वंश की समाप्ति हुई, आखिरी जो शासक था तो उसके ही सेनापति ने उसकी हत्या कर दी, मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या कर दी और इस प्रकार से फिर उसने अपने वंश की स्थापना की। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो मौर्योत्तर काल है उसमें देखिए दो टाइप से हम इसको पढ़ने वाले हैं, दो पार्ट में, यानी दो क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो देसी शासक हुए मौर्योत्तर काल में, यानी मौर्य वंश के बाद के समय में जो देसी शासक हुए, यानी दो तीन जो वंश आए वो भारत के ही वंश थे, यानी मूल रूप से यहीं के वंश थे। और कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए जिसमें जो कुछ यूनान के जो शासक आए उन्होंने भी यहाँ पर शासन किया। तो उनको हम पढ़ेंगे, उनके बारे में, विदेशी शासक के बारे में कल की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो देसी शासक हुए, यानी शुंग वंश के बारे में, कर्ण वंश के बारे में। ये बेसिकली इस प्रकार से लिखा जाता है। और सातवाहन वंश के बारे में। तो इन तीन वंश के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर जो विदेशी शासक हुए इस मौर्य वंश के बाद के समय में, तो इसमें हिंद यूनानी, यानी जिनको इंडो ग्रीक भी कहा जाता है, और साथ ही साथ शक, पहलव वंश, कुषाण वंश, तो इनके जो शासक हुए इनके बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं शुंग वंश के बारे में। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, यानी सम्राट अशोक के बाद जो शासक हुए, मौर्य वंश के अंतिम शासक हुए बृहद्रथ, उनकी हत्या कर दी थी उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। और फिर पुष्यमित्र शुंग ने अपने वंश की स्थापना की, इसीलिए माना जाता है संस्थापक, शुंग वंश का संस्थापक इसे माना जाता है, पुष्यमित्र शुंग को। और पुष्यमित्र शुंग जो था ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी हुआ करता था। देखिए, अशोक बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे और उनके बाद भी जो शासक आए वो भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। बट जो पुष्यमित्र शुंग थे ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, यानी ये ब्राह्मण धर्म को मानते थे। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ब्राह्मण धर्म को माना जाता था और इसने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराए। अश्वमेध यज्ञ के बारे में हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो अश्वमेध यज्ञ बेसिकली साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से कराए जाने वाले यज्ञ होते। और पुष्यमित्र शुंग को ही भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है, शुंग वंश को, जिसकी स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। तो प्रथम, अगर कहीं पर क्वेश्चन आता है भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश कौन सा था, तो वो था शुंग वंश और जिसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। और क्योंकि ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी हुआ करते थे पुष्यमित्र शुंग, तो इनके द्वारा जो बौद्ध धर्म का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया गया, क्योंकि इससे पहले बौद्ध धर्म चल ही रहा था, हमने पढ़ा था सम्राट अशोक के समय काल में। तो बौद्ध धर्म का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किसके द्वारा किया गया, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया। और पुष्यमित्र शुंग ने, जो अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, तो 84,000 स्तूपों को पूरी तरीके से तुड़वा दिया, नष्ट करवा दिया पुष्यमित्र शुंग ने। और बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं की हत्या भी करवाई गई पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो जो बौद्ध धर्म का उत्पीड़न हमको देखने को मिलता है वो शुंग वंश के दौरान देखने को मिलता है, जब पुष्यमित्र शुंग ने ही जो स्तूप थे अशोक के द्वारा निर्मित कराए हुए, बहुत सारे स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था, तो उनको इसके द्वारा तुड़वा दिया गया। और साथ ही साथ एक बात ये भी है साथ में थोड़ी सी जो विपरीत लगती है, यानी दोनों यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे, यानी दोनों पहलू देखने को मिलेंगे कि एक तरफ तो बौद्ध धर्म का उत्पीड़न किया, 84,000 स्तूपों को तुड़वाया, बट साथ ही साथ बाद में इसने बौद्ध धर्म का संरक्षण भी किया और साथ ही साथ जो भरहुत स्तूप है उसका निर्माण कराया और सांची स्तूप की जो यानी उसका भी संरक्षण किया गया
पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो दोनों पहलू यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं, बौद्ध धर्म का उत्पीड़न भी और बाद में बौद्ध धर्म का संरक्षण भी इसके द्वारा किया गया, और भरहुत स्तूप का निर्माण भी कराया गया पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। अब हम देखते हैं इसमें जो अन्य शासक हुए शुंग वंश में। तो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र हुआ अग्निमित्र शुंग। तो ये भी आपको शासक याद रखना है। देखिए यहाँ पर जो ये वंश हैं ये उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इनमें जो भी शासक इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी के केवल आपको नाम ही याद रखने, क्योंकि यहाँ के जो वंश रहे तो मौर्य वंश काफ़ी इम्पोर्टेंट वंश रहा इस मगध साम्राज्य का, और उसके बाद का जो समय आया तो इसमें जो वंश आए वो उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इनके जो कुछ नाम हैं वो आपको यहाँ पर याद रखने होंगे। तो अग्निमित्र शुंग के बाद जो शुंग वंश के अंतिम शासक के रूप में देवभूति। तो अगर कहीं पर पूछा जाता है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था तो वो था देवभूति। देवभूति अंतिम शासक था इस यानी शुंग वंश का। फिर आता है यहाँ पर कण्व वंश का शासन, और इसमें भी जो कण्व वंश है यहाँ पर कोई भी शासक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जिसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना हो। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ नाम देख लेते हैं, यानी संस्थापक किसने कण्व वंश की स्थापना की। तो संस्थापक में है वासुदेव, और इसके बाद जो शासक हुए उनमें भूमिमित्र, उसके बाद नारायण, और उसके बाद सुशर्मन, जो कि अंतिम शासक हुआ इस कण्व वंश का। तो ये कण्व वंश की हमने बात की, जिसमें आपको संस्थापक का नाम याद रखना है, अंतिम शासक कौन था ये याद रखना है नाम, और इनके बारे में डिटेल में पढ़ने हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले वंश के बारे में जो कि है सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी, यानी सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो था सिमुख संस्थापक था सातवाहन वंश का। और बात करें अगर हम सातवाहन जो इस वंश की राजधानी जो हुआ करती थी वो राजधानी थी यहाँ पर प्रतिष्ठान, पैठान, जो कि महाराष्ट्र का हिस्सा है। तो वो इस वंश की राजधानी हुआ करती थी सातवाहन वंश की। और 4 तरह के सिक्के चलाए गए इस वंश के शासकों के द्वारा, जिनमें कौन कौन से सिक्के शामिल हैं? तांबा यानी तांबे के सिक्के, कांसा और सीसा। तो ये जो सिक्के हैं ये यहाँ पर चलाए गए इस सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा। और यहाँ पर जो भाषा थी, प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया। और अगर हम बात करें लिपि की, तो जो लिपि यहाँ पर यूज की गई वो है ब्राह्मी लिपि। तो ये सातवाहन वंश हुआ। फिर सातवाहन वंश के जो अन्य शासक हुए उनमें कौन कौन से शासक हुए? तो इनमें सबसे पहले सातकर्णी वंश, सातकर्णी प्रथम, ये अन्य शासक में जो शामिल थे। और फिर उसके बाद जो अन्य शासक में आते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी। और गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा ही शक शासक नहपान को हराया गया था। तो देखिए शक के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये विदेशी आक्रमणकारी हैं। जो ये वंश आए, शक वंश हुआ, पहलव वंश हुआ, कुषाण वंश हुआ, इनके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, जो विदेशी आक्रमणकारी रहे इसी मौर्योत्तर काल के दौरान। उसके बाद अगर हम अगले शासक की बात करें तो इसमें अगला जो शासक हुआ वो हुआ वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी, और इसे कहा जाता है प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी को। और उसके बाद एक और शासक आता है यज्ञश्री सातकर्णी। तो ये शासक हुए सातवाहन वंश के। जो अन्य शासक शामिल थे उनमें ये शासक हुए। तो ये सभी देसी शासक थे, यानी ये यहीं पर यानी भारत में ही जो शासक रहे ये उन्हीं वंश से रिलेटेड शासक थे, जिनमें पुष्यमित्र शुंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। साथ ही साथ जो अन्य वंश हुए उनके भी जो शासक हैं उनके नाम आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे विदेशी आक्रमणकारी के बारे में कल की क्लास में, जो अन्य हमारे बचे हुए वंश हैं उनके बारे में।
तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।